वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल डॉक्टर सुमित एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी का पार्ट बी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के 20 एमसीक्यू। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं आपको अकाउंटेंसी के हर चैप्टर से 20 एमसीक्यू लेके पढ़ाऊंगा। तो उसी सीरीज में आपके लिए लाया हूं मैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो पार्ट बी है आपके अकाउंटेंसी का, उसका चैप्टर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो इसके अंदर सीखेंगे हम फर्स्ट एमसीक्यू, जो कि आ रहा है, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट गिवन इन। जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो पूछ रहा है आपसे, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट गिवन इन, कि आप जो कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं वो किस फॉर्मेट में बनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शेड्यूल 3 पार्ट 2, सेकंड ऑप्शन है शेड्यूल 3 पार्ट 1, थर्ड ऑप्शन है शेड्यूल 3 पार्ट 3। तो देखिए, जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो बनाई जाती है शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रहेगा आपको, शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी प्रिपेयर की जाती है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपके में आ रहा है, एज पर कंपनी एक्ट द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन। मतलब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो किस फॉर्म में बनाई जाती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म, नाइदर ऑफ द एबव। तो जो बैलेंस शीट बनाई जाती है आपकी वो बनाई जाती है वर्टिकल फॉर्म में। जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी आपकी एज पर कंपनी एक्ट द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन, कौन से फॉर्म में बनाई जाएगी, वर्टिकल फॉर्म में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका में आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। मतलब इनमें से क्या बनाना जरूरी नहीं है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका ऑप्शन है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपल्सरी नहीं होता कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाएगा, बैलेंस शीट बनाई जाएगी, रिपोर्ट भी डायरेक्टर है ऑडिटर्स तैयार करेंगे, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपल्सरी नहीं होता अंडर कंपनी एक्ट। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर ऑफ असेट्स इन अ कंपनीज बैलेंस शीट डैश असेट्स शुड बी शोन फर्स्ट ऑफ ऑल। मीन्स आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर ऑफ असेट्स इन अ कंपनीज बैलेंस शीट, कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर असेट्स शुड बी शोन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कौन सी असेट्स सबसे पहले लिखी जाती है, तो बैलेंस शीट के अंदर जो आपका हेड होता है सेकंड, वो होता है असेट्स। इसके अंदर जो फर्स्ट हेड आता है उसको बोलते हैं हम नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स। ठीक है, फिर इसके अंदर चलते हैं सब हेड, जिसमें हम बोलते हैं हम टेंजिबल और इनटेंजिबल। इससे पहले हम लिखते हैं इसको फिक्स्ड असेट्स में, फिक्स्ड असेट्स के अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, तो जो फर्स्ट हेड बनता है वो क्या बनता है, नॉन करेंट असेट्स। तो सबसे पहली जो असेट्स लिखी जाती है वो लिखी जाती है नॉन करेंट असेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन करेंट असेट्स। अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब ऑर्डर ऑफ असेट्स इन अ कंपनीज बैलेंस शीट, नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स शुड बी शोन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके में, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अपीयर, इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अपीयर अंडर द नॉन करंट असेट्स। मींस बैलेंस शीट के अंदर आप जो नॉन करंट असेट्स है, नॉन करंट असेट्स, उसमें क्या अपीयर करते हैं, नॉन करंट, नॉन करंट असेट्स में आप क्या लिखते हैं। तो देखिए, नॉन करंट असेट्स में जो आपका हेड बनता है वो बनता है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स, जो नॉन करंट असेट्स हेड होता है किसका होता है, फिक्स्ड असेट्स का। फिक्स्ड असेट्स में दो हेड बनते हैं आपके,
एक बनता है टेंजिबल और एक बनता है आपका इंटेंजिबल असेट्स का हेड। इंटेंजिबल असेट्स, तो देखिए टेंजिबल कौन सी असेट्स आती हैं, जो आपको, जिसको आप टच कर सकते हैं और जो जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और इंटेंजिबल कौन सी होती है, जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन आपके असेट्स होती है, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। और टेंजिबल में मशीनरी, बिल्डिंग्स, ठीक है ना, इस टाइप के असेट्स टेंजिबल में आती है और इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स। तो पूछ रहा है नॉन करंट असेट्स में कौन सी असेट्स लिखी जाती है। तो नॉन करंट असेट्स में ये पूरा नॉन करंट असेट्स का पार्ट है, तो उसमें गुडविल भी आएगा, पेटेंट्स भी आएंगे, व्हीकल्स भी आएंगे। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द एबव, डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कॉल्सनी एरियर अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। जो कॉल्सनी एरियर है वो बैलेंस शीट के कौन से हेड में आता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉल्सनी एरियर क्या होता है। कॉल्सनी एरियर का मतलब होता है कि ऐसी ऐसी आपकी मतलब आइटम जिससे मतलब जो शेयर होल्डर थे उन्होंने आपको पैसा नहीं दिया है। जो आपने शेयर इशू किए थे, जैसे मान लीजिए आपका शेयर 10 रुपीज़ का है और कंपनी ने शेयर इशू करे हैं और जो शेयर होल्डर है उन्होंने कंपनी का पैसा पेड नहीं किया है, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्सनी एरियर। तो कॉल्सनी एरियर जो होता है कंपनी के लिए एक एरियर है, मतलब एक नुकसान ही है। तो इसको हम लिखते हैं, भाई शेयर्स का मामला है तो रिजर्व में तो आएगा नहीं कॉल्सनी एरियर, कॉन्टेंट लायबिलिटी बनेगी नहीं, और शॉर्ट टर्म बोरिंग में नहीं है। तो इसको लिखते हैं शेयर होल्डर फंड में। लिखते कैसे हैं शेयर होल्डर फंड में, शेयर होल्डर फंड के अंदर दो हेड होते हैं। पहला होता है शेयर कैपिटल और दूसरा हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो ये शेयर कैपिटल होती है, तो जो सब पेड अप कैपिटल है, पेड अप एंड कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप एंड कॉल्ड अप कैपिटल कंपनी की जो भी हो, उसमें से हम कॉल्सनी एरियर माइनस कर देते हैं। कॉल्सनी एरियर, कोई पैसा आया तो है नहीं है, कंपनी का एरियर है, तो कॉल्सनी एरियर क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो कौन से हेड में आएगा, शेयर होल्डर फंड वाले हेड में इसको लिखा जाएगा कॉल्सनी एरियर को। आई होप समझ में आ गया होगा ये टॉपिक आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है आपके में, कॉल्सनी एडवांस। तो कॉल्सनी एडवांस कहाँ आता है, कॉल्सनी एडवांस जो रिलेटेड है वो कैसे रिलेटेड है आपकी। देखिए कॉल्सनी एडवांस का मतलब क्या हुआ, कॉल्सनी एडवांस का मतलब हुआ कि जो शेयर होल्डर हैं, जो आपके शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर, उन्होंने जो पैसा दिया है किस में दिया है, पेड इन एडवांस। उन्होंने पैसा दिया किस में, एडवांस में। तो जब कोई शेयर होल्डर आपको पैसा पहले ही दे रहा है तो आपके लिए क्या बनेगी, वो लायबिलिटी बनेगी। क्या बनेगी, लायबिलिटीज। क्योंकि कोई भी एडवांस कंपनी के पास आता है, ठीक है, तो क्या बनती है कंपनी की, वो लायबिलिटीज बनती है, ठीक है। तो कौन सी लायबिलिटी बनेगी, ये बनेगी करंट लायबिलिटीज, ये बनती है करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो उसको लिखेंगे, किस में लिखेंगे हम, करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के अंदर। कॉल से किसका पार्ट हुआ, करंट लायबिलिटी का, तो इसका आंसर हुआ बी। इसको याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो ये बातें याद नहीं रहती हैं। तो जो कॉल से एडवांस है ये करंट लायबिलिटीज़ है। जो एमसीक्यू मैं आपकी सीरीज चला रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कौन सा एमसीक्यू कब कैसे पूछ ले आपको नहीं पता, लेकिन आपको सब टॉपिक सारे कवर होने चाहिए, इसलिए मैंने ये एमसीक्यू की सीरीज चलाई हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया करंट लायबिलिटीज। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड। मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग है तो आप इस शॉर्ट टर्म बोरोइंग को कंपनी की किस हेड में शो कराओगे, कंपनी के किस हेड में शो कराओगे। देखिए आपको हेड दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं हेड, इधर रखा है करंट असेट्स, करंट असेट्स में तो आएगा ही नहीं क्योंकि बोरिंग है, कंपनी की लायबिलिटीज बनेगी। अब ये भी असेट्स है, इसको भी क्रॉस कर देते हैं, तो आपकी बची दो लायबिलिटीज, एक तो करंट लायबिलिटीज और एक नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में कौन से आते हैं, लोन, लॉन्ग टर्म लोन आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग लिख देते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग किस में आती है आपकी, नॉन करंट लायबिलिटीज में। तो ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म किस में आ जाएगी, अंडरस्टूड हो गया आपको, ये आ जाएगी करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो इसका आंसर हो गया बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है, अनपेड डिविडेंड अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। मीन्स जो अनपेड डिविडेंड है ये कंपनी बैलेंस शीट के किस हेड में
आते हैं। तो जो अनपेड डिविडेंड है ये आपके क्या है, फिर जो कंपनी है उसके लिए क्या बनती है, लायबिलिटीज़ बनती हैं। जो अनपेड डिविडेंड है कंपनी के लिए क्या क्या है, लायबिलिटीज़ बनते हैं। अच्छा, जो लायबिलिटीज़ है ये कौन सी होती है, लायबिलिटीज़ तो पता लग गई, लायबिलिटीज़ से तो असेट्स पर हम क्रॉस कर देते हैं। अब कौन से हेड में आएगी, प्रोविजन ये है नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये नहीं होते, तो कौन सा रह गया खाली, आपके पास रह गया ऑप्शन करंट लायबिलिटीज़। तो अनपेड डिविडेंड कौन से हेड में आएगा, करंट लायबिलिटीज हेड में आएगा, बैलेंस शीट के अंडर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में क्या रहा है, गुडविल अपीयर्स इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर सब हेड। अब पूछ रहा है कि गुडविल है कंपनी की बैलेंस शीट के किस सब हेड में आती है। तो आपको पता है कि जो गुडविल है ये आपकी आती है नॉन करंट असेट्स में। नॉन करंट असेट्स में दो हेड होते हैं आपके फिक्स्ड में, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो गुडविल क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है, तो कौन से हेड में आएगा ये, इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा। सब हेड कौन सा होगा, इंटेंजिबल असेट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है शेयर फॉरफीचर अकाउंट अपीयर्स इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। तो जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है ये कंपनी बैलेंस शीट के कौन से सब हेड में आता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है शेयर फॉरफीचर अकाउंट अपीयर इन अ कंपनी बैलेंस शीट अंडर द सब हेड, मतलब शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस शीट के किस सब हेड में आता है। तो मैं बता दूं शेयर फॉरफीचर अकाउंट होता क्या है, कि जब कंपनी अपने शेयर्स को फॉरफिट करती है शेयर होल्डर से जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है कॉल्स का, तो उनसे वो शेयर अपने वापस ले लेती है। तो जो शेयर होल्डर अमाउंट पे कर चुका है उस अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करते हैं किसमें, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। जो शेयर होल्डर जिसके शेयर फॉरफिट हुए हैं और वो जो अमाउंट पे कर चुका है कंपनी को शेयर्स पर, उस अमाउंट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो इसको कहाँ अपीयर किया जाता है, बैलेंस शीट में। तो इसको अपीयर किया जाता है किसमें, शेयर कैपिटल में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट को अपीयर किया जाता है शेयर कैपिटल में ऐड करके। तो इसका आंसर होगा ए, शेयर कैपिटल। रिजर्व में नहीं आता, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी ये है नहीं है, कमिटमेंट ये है नहीं, तो इसका आंसर हो गया शेयर कैपिटल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है एक्सपेंसेस अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। मतलब यदि कंपनी जो शेयर इशू कर रही है उस पर क्या हो रहे हैं, उसके एक्सपेंसेस उस पर हो रहे हैं। तो एक्सपेंसेस अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स अपीयर्स इन अ कंपनीज बैलेंस शीट। तो कंपनी जब शेयर इशू कर रही है उस पर जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको वो बैलेंस शीट में कहाँ अपीयर करती है। तो देखिए जो एक्सपेंसेस शेयर्स इशू करने में हो रहे हैं ये आपके होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। ये कंपनी हर साल उसको थोड़ा थोड़ा करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से राइट ऑफ करती रहेगी, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसको शो कराती है बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में इसको कहाँ शो कराती है, इसको शो कराती है अनएमोटाइज्ड एक्सपेंडिचर हेड के अंदर। अनएमोटाइज्ड एक्सपेंडिचर हेड के अंदर इस एक्सपेंसेस को शो कराती है। ये हेड कहाँ आते हैं, ये हेड आते हैं आपके बैलेंस शीट में अदर करेंट असेट्स के अंदर, ठीक है। ये वाला हेड जो आता है ये कहाँ आता है, बैलेंस शीट में असेट साइड में अदर करंट असेट्स। जो करंट असेट्स आप बनाएंगे आप हेड, उसके अंदर जो सब हेड बनाएंगे अदर करंट असेट्स, उसमें लिखेंगे आप अनअमोटाइज्ड एक्सपेंडिचर। उसमें ये आएगा एक्सपेंसेस अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अपीयर्स इन अ कंपनीज बैलेंस शीट। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो वो इशू कर सकती है प्रीमियम पर। तो वो प्रीमियम जो मिलता है कंपनी को अपने शेयर्स पर, जिसको वो क्रेडिट करती है किसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो वो पहले कंपनी जो है अपनी बैलेंस शीट में कहाँ अपेयर करती है, शेयर कैपिटल में, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, या रिजर्व एंड सरप्लस में। तो देखिए रिजर्व आ रहा है वर्ड, तो कहाँ अपेयर करेगी वो, रिजर्व एंड सरप्लस में। शेयर कैपिटल में नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी नहीं आएगा, किस में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। समझ में आ गया होगा ये ऑप्शन आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में क्या आ रहा है 14, प्रीपेड एक्सपेंसेस अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं ये कंपनी बैलेंस शीट में कहाँ शो किए जाते हैं, अदर करंट असेट्स में, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में, इंटेंजिबल असेट्स में, या अदर नॉन करंट असेट्स में। देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले होते क्या है इसको समझेंगे।
जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं कि ऐसा एक्सपेंसेस जो पहले से ही पे कर दिया है, कंपनी उसको अब दोबारा पे नहीं करेगी। ठीक है ना, कोई भी एक्सपेंसेस है उसको कंपनी ने क्या कर दिया है, प्रीपेड, मतलब पहले से ही पेड कर दिया है, अब उसको बस खाली सर्विस लेनी बाकी है। तो इसको हम शो कराते हैं अदर करंट असेट्स पे, इसमें अदर करंट असेट्स में। समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में क्या आ रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मीन्स कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर सब हेड है जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इनमें से कौन सा आइटम आएगा। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, अनपेड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस। तो देखिए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए प्रोविजन बनाए गए हैं। तो इसमें से कौन सा आइटम है जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, वो है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स किसमें आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। ये तो पता लग ही गया आपको, तो इसका सही ऑप्शन मालूम ही है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखते हैं। बिल्स रिसीवेबल अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट, मतलब जो बिल रिसीवेबल है कंपनी की बैलेंस शीट में किस सब हेड में आते हैं। तो बता दें, जो बिल रिसीवेबल है ये आपकी बनती है करंट असेट्स, ये होती है करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर जो सब हेड होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। तो जो बिल्स रिसीवेबल हैं किस हेड में आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल हेड में आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स इज शोन अंडर द हेड। मतलब कंपनी के खिलाफ एक क्लेम है जो भी क्या नहीं हुआ है, एक्नॉलेज्ड नहीं हुआ है एज डेट्स। तो इसको किस हेड में शो करेंगे, तो कंपनी की लायबिलिटी बनेगा नहीं क्योंकि भी एक्नॉलेज नहीं हुआ है। तो ये कौन से हेड में आएगा, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, कमिटमेंट, कॉन्टीजेंट। तो देखिए, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो डिपेंड होती हैं किस पर, कि वो डेब्ट बनेंगे कंपनी के या नहीं बनेंगे। अभी कॉन्टीजेंट में है तो ये कौन सी लायबिलिटी बनेगी, कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी आती कहाँ पर है, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के नीचे आप देते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ का अलग से। ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता है, बैलेंस शीट के नीचे नोट के रूप में इसको लिखा जाता है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़, जो भी लायबिलिटीज़ कंपनी की बनने वाली हैं या बनेंगी। ठीक है ना, ये डिपेंड होते हैं हैपनिंग पर। यदि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो लायबिलिटी बनेगी कंपनी की, यदि कंपनी के फेवर में ऑर्डर आ रहा है तो कंपनी की लायबिलिटी ये नहीं बनेगी। तो उसको लिखते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के अंदर क्लेम अगेंस्ट द कंपनी जो एक्नॉलेज नहीं हुआ है अभी। समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है ये, अनक्लेम डिविडेंड अपीयर्स इन अ कंपनीज बैलेंस शीट सेट अंडर द सब हेड। मतलब अनक्लेम डिविडेंड क्या होते हैं, अनक्लेम डिविडेंड ये है जैसे मान लीजिए कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड देना है, कंपनी के शेयर होल्डर्स जिनको डिविडेंड देना है। लेकिन कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जो कंपनी उनका पता नहीं लगा पाई है, फ्यूचर में उसका पेमेंट करेगी लेकिन अभी पेमेंट उनका नहीं हो पाया है। ऐसे शेयर होल्डर जिनको डिविडेंड देना है लेकिन उनका पता ना होने की वजह से कंपनी उनको डिविडेंड नहीं पहुंचा पाई है, लेकिन कंपनी की लायबिलिटी है, उनको फ्यूचर में देना पड़ेगा डिविडेंड। तो कंपनी की बनती है अदर करंट लायबिलिटीज़। आई होप ये एमसीक्यू आपको समझ में आ गए हों। यदि आप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई भी क्वेरी हो आपको अकाउंटेंसी, बीएस या इकोनॉमिक्स में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसकी मैं फ्यूचर में आपको वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि कौन सी क्वेरी कैसे सॉल्व होगी। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक एक पॉइंट्स को आप बिल्कुल बारीकी से पढ़ें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है और कुछ पॉइंट्स आपके
रह जाते हैं। तो एमसीक्यू की सीरीज़ मैंने इसलिए चलाई है जिससे आप पहले कम से कम अपने एमसीक्यू 20 मार्क्स के मेरी वीडियो के माध्यम से आप देख लेंगे और आपका 20 एमसीक्यू हर चैप्टर से रेडी हो जाएगा। तो इस वीडियोस को जो बनाई जा रही हैं आपके लिए, इसको इन चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह जो हैं 12th में हैं उसको ये वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।